फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान की पहाड़ियों से होती है। इसके बाद एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी एक जीनियस अरबपति और स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसकी कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस हथियार बनाने वाली कंपनियों में से एक मानी जाती है। आज टोनी अफगानिस्तान आया है अपनी कंपनी की सबसे ताकतवर मिसाइल जेरिको का प्रदर्शन करने। ये इतनी शक्तिशाली मिसाइल है कि अकेले ही किसी बड़े इलाके को तबाह करने की क्षमता रखती है। डेमो सफल होने के बाद सेना के अधिकारी टोनी की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद टोनी कुछ सैनिकों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक आतंकवादी उनके काफिले पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। टोनी के साथ मौजूद लगभग सभी सैनिक लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। टोनी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर भागता है। तभी उसके पास उसकी अपनी कंपनी की बनाई हुई जेरिको मिसाइल आकर गिरती है और जोरदार विस्फोट होता है। यहीं से कहानी 36 घंटे पीछे चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। टोनी के पिता ने स्टार्क इंडस्ट्रीज की शुरुआत लोगों की सुरक्षा और नई तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से की, लेकिन टोनी खुद इस अवार्ड समारोह में मौजूद नहीं होता। उसकी जगह उसके पिता के पुराने दोस्त ओब्दाया स्टेन ये अवार्ड स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ टोनी एक कसिनो में अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात उसके दोस्त जेम्स रोड्स से होती है, जो उसे वो अवार्ड देने आता है। लेकिन टोनी मजाक में कहता है कि उसके पास इस ट्रॉफी को रखने की भी जगह नहीं है। उसी दौरान एक पत्रकार क्रिस्टीन टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है। वो टोनी से पूछती है कि हथियार बनाकर बेचना क्या सही है। इस पर टोनी जवाब देता है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया और हमारे पास अपनी रक्षा के लिए हथियार ही नहीं होंगे, तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। इंटरव्यू के बाद टोनी क्रिस्टीन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अगली सुबह टोनी की पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स उसे जगाती है और याद दिलाती है कि आज अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। वो ये भी बताती है कि उसका प्राइवेट जेट तैयार खड़ा है। कुछ ही देर बाद टोनी एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां जेम्स रोड्स पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। टोनी की हालत बेहद खराब होती है। उसके सीने में कई धातु के टुकड़े फंसे हुए हैं और उसके सीने पर एक अजीब सी मशीन लगी होती है जो बैटरी की मदद से चल रही होती है। जब टोनी को होश आता है तो वो अपने पास खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो व्यक्ति अपना नाम यिनसेन बताता है। यिनसेन समझाता है कि विस्फोट के दौरान धातु के कई टुकड़े टोनी के शरीर में घुस गए थे। अगर वे उसके दिल तक पहुंच जाते तो उसकी जान नहीं बचती। इसीलिए उसने एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाकर टोनी के सीने में लगाया है, जो उन टुकड़ों को दिल तक पहुंचने से रोक रहा है। लेकिन वो ये भी चेतावनी देता है कि अगर ये मशीन हट गई तो टोनी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसी दौरान आतंकवादियों का सरदार वहां आता है। वो टोनी से कहता है कि अब वो उनका कैदी है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उनके लिए जेरिको मिसाइल बनानी होगी, क्योंकि वे उसका इस्तेमाल अमेरिका पर हमला करने के लिए करना चाहते हैं। टोनी साफ मना कर देता है। तब आतंकी उसे बाहर ले जाते हैं और उसे दिखाते हैं कि उनके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए हुए ढेर सारे हथियार पहले से मौजूद हैं। वे बताते हैं कि कुछ लोग इन्हें चोरी छिपे ऊंची कीमत पर बेचते हैं और इसी वजह से ये हथियार उनके हाथ लगे हैं। अब उन्हें सिर्फ जेरिको मिसाइल चाहिए। अगर टोनी ने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी जान नहीं बचेगी। वापस गुफा में आने के बाद टोनी यिनसेन से पूछता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। यिनसेन कहता है कि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा इलाका है और यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। यिनसेन कहता है कि उसका सपना एक बार फिर अपने परिवार से मिलना है। टोनी कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि उसके पास ऐसा कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान टोनी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो आतंकवादियों द्वारा जमा किए गए हथियारों और मशीनों से एक खास सूट बनाना शुरू कर देता है। साथ ही वो एक छोटा आर्क रिएक्टर भी तैयार करता है। ये रिएक्टर इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता था कि उसके सीने में लगी मशीन को लंबे समय तक चलाया जा सके। धीरे धीरे दोनों मिलकर उस रहस्यमय सूट को तैयार करने लगते हैं। आतंकवादियों को भी एहसास हो जाता है कि गुफा के अंदर कुछ बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर टोनी क्या कर रहा है। टोनी यिनसेन को सूट का डिजाइन दिखाता है और कहता है कि अगर ये बन गया तो वे यहाँ से निकल सकते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दोनों सूट तैयार कर लेते हैं, लेकिन तभी आतंकवादियों को पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। वे उन्हें रोकने के लिए गुफा में घुस आते हैं। यिनसेन टोनी को समय देने के लिए अकेले ही आतंकवादियों का सामना करता है। वो बहादुरी से उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इस बीच टोनी सूट को पूरी तरह सक्रिय कर देता है। संघर्ष के दौरान यिनसेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने दोस्त की ये हालत
हालत देखकर टोनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पहली बार उस लोहे के विशाल सूट को पहनकर बाहर निकलता है। अब कोई भी आतंकी उसके सामने टिक नहीं पाता। टोनी एक एक करके सभी आतंकवादियों को खत्म कर देता है और वहां मौजूद स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियार भी नष्ट कर देता है ताकि उनका दोबारा गलत इस्तेमाल न हो सके। आखिर में वो उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद उसका सूट जवाब दे देता है और वो रेगिस्तान में जाकर गिर पड़ता है। गुफा से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद टोनी का बनाया हुआ पहला आयरन सूट, जिसे उसने मार्क 1 नाम दिया था, पूरी तरह टूट जाता है। थका हुआ और घायल टोनी रेगिस्तान में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी अमेरिकी सेना की टीम, जिसकी अगुवाई जेम्स रोड्स कर रहे होते हैं, उसे ढूंढ निकालती है और सुरक्षित कैलिफोर्निया वापस ले आती है। घर पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी से तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए कहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी का स्वागत उसके पिता के पुराने दोस्त और स्टार्क इंडस्ट्रीज के पार्टनर ओबदाया स्टेन करते हैं। मीडिया के लोग अफगानिस्तान में हुई घटना के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। टोनी बताता है कि उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था और हैरानी की बात ये थी कि वे उसकी अपनी कंपनी के बनाए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद टोनी ऐसा ऐलान करता है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। वो कहता है कि आज से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देगी। ये फैसला सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी स्टेन बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि टोनी अभी हाल की घटना से मानसिक रूप से परेशान, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा बयान दे रहा है। वो भरोसा दिलाता है कि कंपनी इस फैसले पर बाद में आधिकारिक घोषणा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद स्टेन टोनी से अकेले में पूछता है कि आखिर अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ था। तब टोनी उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि आतंकवादियों ने उसे बंदी बना लिया था और उससे जेरिको मिसाइल बनवाना चाहते थे, लेकिन उसने वहीं एक लोहे का सूट और एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाकर अपनी जान बचाई। टोनी अपने सीने में लगा आर्क रिएक्टर भी स्टेन को दिखाता है। उसे देखकर स्टेन काफी प्रभावित होता है। वो कहता है कि ये खोज पूरी दुनिया बदल सकती है और इसे लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन टोनी साफ मना कर देता है। इसके बाद वो अपने निजी लैब में जाकर आर्क रिएक्टर को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाता है। अब उसे नया और ज्यादा ताकतवर संस्करण तैयार करना था। नया रिएक्टर अपनी बॉडी में फिट करने के लिए वो अपनी भरोसेमंद सेक्रेटरी पेपर पॉट्स की मदद लेता है। पेपर पुराने रिएक्टर को निकालकर उसकी जगह नया आर्क रिएक्टर लगा देती है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में आतंकवादियों को टोनी का टूटा हुआ मार्क 1 सूट मिल जाता है। वे उसके सारे हिस्से इकट्ठा कर लेते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। उधर टोनी अपने लैब में एक और नया सूट बनाना शुरू कर देता है। इस बार वो उसे मार्क 2 नाम देता है। सूट तैयार होने के बाद टोनी उसकी पहली उड़ान की टेस्टिंग करता है। वो सीधे आसमान की ओर उड़ जाता है। टोनी अपने AI असिस्टेंट जार्विस से कहता है कि सूट की पूरी ताकत इस्तेमाल की जाए ताकि वो इसकी अधिकतम क्षमता जान सके। धीरे धीरे वो करीब 80,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचते ही एक बड़ी समस्या सामने आती है। सूट पर बर्फ जमने लगती है और उसका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नियंत्रण खोने की वजह से टोनी तेजी से नीचे गिरने लगता है। हालांकि जैसे जैसे वो नीचे आता है, बर्फ पिघलने लगती है और सूट दोबारा काम करने लगता है। किसी तरह वो सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाता है। घर लौटने पर उसे एक खूबसूरत गिफ्ट मिलता है जो पेपर ने उसके लिए छोड़ा होता है। जब टोनी उसे खोलता है तो अंदर उसका पुराना आर्क रिएक्टर रखा होता है। उसे देखकर टोनी काफी भावुक हो जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि मार्क 2 की सबसे बड़ी कमजोरी ऊंचाई पर जमने वाली बर्फ है। इस समस्या को दूर करने के लिए वो सूट के डिजाइन में कई बड़े बदलाव करने का फैसला करता है। इसी दौरान टीवी पर उसे पता चलता है कि स्टैन ने एक बड़ी पार्टी रखी है, लेकिन उसे उसमें बुलाया तक नहीं गया। ये देखकर टोनी बिना बुलाए ही पार्टी में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात पेपर से होती है और दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात पत्रकार क्रिस्टीन से भी होती है। क्रिस्टीन टोनी को कुछ तस्वीरें दिखाती है। उन तस्वीरों में स्टार्क इंडस्ट्रीज की वही जेरिको मिसाइलें दिखाई देती हैं जो अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में इस्तेमाल की जा रही थी। ये देखकर टोनी हैरान रह जाता है। अब उसका शक सीधे स्टैन पर जाता है। जब वो स्टैन से इस बारे में सवाल करता है तो स्टैन सिर्फ इतना कहता है, ये सिर्फ बिजनेस है। स्टैन का ये जवाब सुनकर टोनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद टोनी को खबर मिलती है कि गुलमीरा गांव में निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और वहां हालात बेहद खराब हैं। ये सुनते ही टोनी फैसला करता है कि अब वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो अपने सूट को नई तकनीक से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। नया आयरन सूट तैयार होते ही वो सीधे अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो आतंकवादियों का सामना करता है और गांव के लोगों की मदद करता है। साथ ही वहां मौजूद स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार भी नष्ट कर देता है ताकि उनका दोबारा गलत इस्तेमाल न हो सके। उधर अमेरिकी एयरफोर्स को इस पूरी घटना की जानकारी मिल जाती है। रडार पर उन्हें एक अज्ञात उड़ने वाली चीज दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि ये कोई दुश्मन का विमान है। तुरंत लड़ाकू विमान उसके पीछे भेज दिए जाते हैं। इधर टोनी अपने दोस्त जेम्स रोड्स को फोन करता है और कहता है कि जिन लड़ाकू
लड़ाकू विमानों को उसके पीछे भेजा गया है वे किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उसी का पीछा कर रहे हैं। वो जेम्स से उन्हें वापस बुलाने की गुजारिश करता है। जेम्स पूरी बात समझ जाता है। वो इस मिशन को गोपनीय रखते हुए अपने अधिकारियों से कहता है कि ये मामला नियंत्रण में है और सभी विमान वापस लौट जाएं। आखिरकार लड़ाकू विमान लौट जाते हैं। बाद में जब मीडिया एयरफोर्स से इस रहस्यमयी घटना के बारे में सवाल करती है तो उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये दो दुश्मन गुटों के बीच हुई मुठभेड़ थी, लेकिन असली सच सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि दुनिया का पहला आयरन मैन अब उड़ान भर चुका था। अफगानिस्तान में हुई तबाही की खबर जब ओबदाया स्टैन तक पहुंचती है तो वो समझ जाता है कि अब कोई ऐसा सामने आ चुका है जो उसके पूरे खेल को खत्म कर सकता है। सच्चाई जानने के लिए वो सीधे 10 रिंग्स संगठन के सरदार से मिलने पहुंचता है। सरदार उसे बताता है कि ये सब टोनी स्टार्क ने किया है। वो अब एक खास लोहे का सूट पहनकर लड़ता है और उसी की मदद से उसने उनके ठिकाने को तबाह कर दिया। सरदार आगे कहता है कि अगर स्टैन खुद को बचाना चाहता है तो उनके पास एक तरीका है। उनके पास टोनी का पहला मार्क एक आयरन सूट मौजूद है। अगर स्टैन अच्छी कीमत चुकाए तो वे उस सूट की पूरी डिजाइन उसे दे सकते हैं। लेकिन स्टैन का इरादा कुछ और ही होता है। वो 10 रिंग्स के लोगों को धोखा देता है, उनके ठिकाने पर हमला करवाता है और मार्क एक सूट अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टोनी को भी धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे स्टैन का ही हाथ है। वो अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट से कहता है कि किसी भी तरह स्टैन के कंप्यूटर से जरूरी जानकारी निकालनी होगी। उसे शक था कि स्टैन कंपनी की गुप्त तकनीक गलत लोगों तक पहुंचा रहा है। पेपर मौका देखकर स्टैन के ऑफिस में पहुंच जाती है। फाइलें कॉपी करते समय उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि टोनी पर हुआ हमला कोई हादसा नहीं था, असल में ये पूरी साजिश स्टैन ने ही रची थी। पेपर तुरंत सारे सबूत लेकर वहां से निकलने लगती है। इसी बीच स्टैन भी ऑफिस पहुंच जाता है। किसी तरह पेपर उसकी नजरों से बचकर बाहर निकल जाती है, लेकिन कंप्यूटर चेक करते ही स्टैन समझ जाता है कि उसके सारे राज अब सुरक्षित नहीं रहे। इसी दौरान शील्ड एजेंसी का एजेंट फिल कॉल्सन पेपर से मिलने आता है। वो कहता है कि उन्हें टोनी स्टार्क से तुरंत मिलना है। पेपर समझ चुकी थी कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है, इसलिए वो शील्ड की मदद लेने का फैसला करती है। उधर स्टैन बुरी तरह घबरा चुका था। उसे पता था कि टोनी अब कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी डर में वो सीधे टोनी के घर पहुंच जाता है। वहां वो एक खास डिवाइस की मदद से टोनी को कुछ समय के लिए हिलने डुलने लायक नहीं छोड़ता। इसके बाद वो टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रिएक्टर निकलते ही टोनी की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर वो किसी तरह अपनी लैब तक पहुंचता है। वहीं रखा अपना पुराना आर्क रिएक्टर वो दोबारा अपने सीने में लगा लेता है, जिसे पेपर ने पहले यादगार के रूप में संभाल कर रखा था। अब टोनी जान चुका था कि अंतिम मुकाबले का समय आ गया है। वो अपना नया आयरन मैन सूट पहनता है और स्टैन का सामना करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्टैन भी टोनी से छीना हुआ आर्क रिएक्टर अपने विशाल आयरन सूट में फिट कर चुका होता है। कुछ ही देर बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ते लड़ते टोनी समझ जाता है कि स्टैन का विशाल सूट ताकत के मामले में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सीधी टक्कर में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। तभी टोनी को अपने पुराने टेस्ट की एक बात याद आती है। उसे पता था कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर सूट पर बर्फ जमने लगती है। यही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती थी। टोनी स्टैन को उकसाते हुए आसमान की ओर उड़ने लगता है। स्टैन भी उसका पीछा करता हुआ लगातार ऊपर जाता रहता है। कुछ ही देर में दोनों बेहद ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। योजना के मुताबिक स्टैन के सूट पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। उसका सिस्टम धीरे धीरे जवाब देने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। टोनी भी वापस नीचे लौट आता है, लेकिन जमीन के करीब पहुंचते ही स्टैन का सूट फिर से चालू हो जाता है। अब दोनों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। लड़ते लड़ते दोनों स्टार्क इंडस्ट्रीज की लैब की छत पर पहुंच जाते हैं। यहीं टोनी को एक आखिरी उपाय सूझता है। वो तुरंत पेपर को फोन करता है और कहता है कि लैब के बड़े आर्क रिएक्टर को पूरी क्षमता के साथ चालू कर दे। पेपर बिना देर किए ऐसा ही करती है। अगले ही पल आर्क रिएक्टर से निकली जबरदस्त ऊर्जा की लहर सीधे स्टैन के विशाल सूट से टकराती है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा का सामना उसका सूट नहीं कर पाता। कुछ ही क्षणों में पूरा सिस्टम नष्ट हो जाता है और इसी के साथ स्टैन की कहानी भी खत्म हो जाती है। अगले दिन टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचता है। इससे पहले शील्ड के एजेंट उसे एक तैयार बयान देते हैं और कहते हैं कि मीडिया के सामने बस यही पढ़ देना, बाकी सब वे संभाल लेंगे। लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद टोनी अपना मन बदल देता है। कुछ पल सोचने के बाद वो पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, आई एम आयरन मैन। उसके ये शब्द सुनते ही पूरी दुनिया हैरान रह जाती है।